अक्सर हम देखते हैं लोग ज्यादा तनख्वाह, बड़े घर या शायद बेहतर कार के पीछे भागते रहते हैं। पर क्या कभी ये रुककर सोचा है कि भाई हमारे लिए समृद्ध जीवन का असली मतलब है क्या? हाँ, और इसी पर मार्क आइजनसन अपनी किताब इन्वेस्ट इन योरसेल्फ में बात करते हैं। वो कहते हैं कि सच्ची दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि शांति, समय, आपकी ऊर्जा, रिश्ते और दुनिया पर आपका क्या असर पड़ रहा है, ये सब मायने रखता है। ये हमारी जो पुरानी सोच है ना, उससे बिल्कुल अलग है। और ये दौड़ क्यों है? अक्सर शायद सोशल मीडिया, विज्ञापन, जिसे हम सामाजिक तुलना कहते हैं, या फिर जो समाज ने हमें सिखा दिया है, उसकी वजह से। तो होता क्या है, हम बस ज्यादा कमाने की एक अंधी दौड़ में लग जाते हैं, ये सोचते ही नहीं कि हमें असल में जिंदगी से चाहिए क्या। अच्छा, तो इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। और देखिए, दिलचस्प बात यही है कि लोग अक्सर ये तय ही नहीं करते कि उनके लिए समृद्धि है क्या। बस कमाई के पीछे भागे जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? एक तो बाहरी मान्यता का दबाव रहता है, मतलब दूसरों की नजरों में सफल दिखना है, समाज के जो पैमाने हैं उन पर खरा उतरना है। और ये जो सामाजिक मानदंड हैं, ये अक्सर हमारे अपने व्यक्तिगत मूल्यों पर, मतलब जो हमारे लिए सच में जरूरी है, उस पर हावी हो जाते हैं। और जब हमें खुद ही साफ नहीं होता कि हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारे मूल्य क्या हैं, जी, तो हम क्या करते हैं? हम आय जैसे बाहरी पैमानों को ही कामयाबी मान लेते हैं। इससे होता ये है कि जो हम कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए ज्यादा कमाने के लिए घंटों काम करना, और जो हम असल में चाहते हैं, शायद परिवार के साथ वक्त बिताना या कुछ रचनात्मक करना, उसमें एक बहुत बड़ी खाई बन जाती है। हाँ, एक डिस्कनेक्ट सा। हाँ, बिल्कुल। और नतीजा, भले ही पैसा कमा लिया हो, अंदर से खालीपन सा लगता है, असंतोष महसूस होता है। ये सिर्फ थकावट नहीं है, ये एक तरह की, यूं कहिए कि आत्मिक गरीबी है। ये बात तो है। अच्छा, इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक है प्रिया, गुड़गांव की एक बड़ी फर्म में काम करती हैं, साल का 36 लाख रुपए कमाती हैं, अच्छी कमाई है, लेकिन महीनों से परिवार के साथ रात का खाना नहीं खा पाई, टाइम ही नहीं है। दूसरी तरफ है मीरा, वो ऋषिकेश में योग सिखाती हैं, साल का कमाती हैं 8 लाख रुपए, लेकिन हर सुबह सुकून से सूर्योदय देखती हैं, उन्हें कोई तनाव नहीं है, आराम से सोती हैं। अब सवाल ये है, आइजनसन की जो परिभाषा है उसके हिसाब से कौन ज्यादा अमीर है? ये बात सिर्फ कागजी नहीं, असल जिंदगी की है ना? बिल्कुल सही सवाल। और अगर हम इसे आइजनसन के पैमाने पर देखें, मतलब समय, ऊर्जा, भावनाएं, रिश्ते, प्रभाव, तो शायद मीरा का जीवन ज्यादा समृद्ध लगे। क्यों? देखिए, उनके पास समय की आजादी है, अपनी ऊर्जा पर उनका शायद बेहतर नियंत्रण है, ज्यादा भावनात्मक शांति है, स्वायत्तता है, रिश्तों के लिए भी उनके पास वक्त है। हाँ। प्रिया की जो संपत्ति है वो मुख्य रूप से वित्तीय है, पैसा है, जो जरूरी तो है, बिल्कुल जरूरी है, पर आइजनसन के अनुसार ये सिर्फ एक साधन है, मंजिल नहीं। मीरा की आय भले ही कम हो, पर उनके पास जीवन के वो पहलू ज्यादा हैं जो सीधे तौर पर संतुष्टि और सार्थकता देते हैं। वो जो उनकी आजादी है ना, वो अपने आप में एक बड़ी दौलत है। हाँ, लेकिन कई लोग यहाँ ये तर्क दे सकते हैं कि भाई पहले पैसा कमाना जरूरी है ताकि बाद में उसी पैसे से समय और आज़ादी खरीदी जा सके। क्या आइजनसन इस आम सोच को पूरी तरह नकारते हैं? देखिए, पूरी तरह नकारते तो नहीं है, लेकिन वो इसे चुनौती जरूर देते हैं। उनका तर्क ये है कि अगर हम शुरुआत से ही सिर्फ और सिर्फ पैसे पर ध्यान लगाते हैं, तो हम अनजाने में ही ऐसे मूल्य और आदतें बना लेते हैं जिनसे बाद में समय, ऊर्जा या रिश्तों जैसी चीजों को प्राथमिकता देना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मतलब वो पैटर्न बन जाता है एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। उनका मानना है कि ये सभी पहलू, पैसा, समय, ऊर्जा, रिश्ते, ये सब साथ साथ चलने चाहिए। सिर्फ एक के पीछे भागने से असंतुलन पैदा होता है। ये उदाहरण वाकई साफ करता है कि आइजनसन के नजरिए में समृद्धि कितनी व्यक्तिगत है और कितने सारे आयाम हैं इसके। चलिए इसी सोच को आधार बनाकर उनकी इस समृद्ध जीवन की रूपरेखा या रिच लाइफ ब्लूप्रिंट को समझते हैं। ये सिर्फ पैसे के लक्ष्य तय करने के बारे में नहीं है, जैसा आपने कहा। बिल्कुल नहीं। ये रूपरेखा असल में जीवन के उन अहम क्षेत्रों में, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, उनमें अपनी खुद की समृद्धि को परिभाषित करने के बारे में है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि इन अलग अलग क्षेत्रों में समृद्धि महसूस कैसी होती है। ये हर किसी के लिए अलग होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे उदाहरण के लिए, समय में समृद्धि का क्या मतलब हो सकता है? शायद इसका मतलब हो कि बिना किसी जल्दबाजी के अपने शौक पूरे करने का वक्त हो, या प्रियजनों के साथ सुकून से क्वालिटी टाइम बिता पाना। सही रहना। भावनाओं में, मतलब बाहरी दुनिया में चाहे जो भी उथल पुथल हो, अंदर एक तरह की शांति और संतोष का भाव होना,
रिश्तों में समृद्धि, ऐसे गहरे सार्थक संबंध होना जो आपको सहारा दें, आपको खुशी दें, जहां आप खुलकर बात कर सकें। और प्रभाव? हाँ, प्रभाव में समृद्धि का मतलब शायद ये महसूस करना कि आप अपने मूल्यों के हिसाब से जी रहे हैं और दुनिया में कुछ सकारात्मक योगदान दे रहे हैं, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, पर आपको लगे कि हाँ, कुछ मतलब है इसका। तो जब आप इन गैर वित्तीय श्रेणियों में, मतलब पैसे के अलावा इन चीज़ों में अपने लिए समृद्धि को परिभाषित कर लेते हैं, तो ये आपके फैसले लेने का एक बहुत शक्तिशाली ढांचा बन जाता है। ये आपकी पसंद और आपके कामों को आपकी सच्ची इच्छाओं के साथ जोड़ने में मदद करता है, बजाय इसके कि आप सिर्फ बाहरी सफलता के पीछे भागते रहें। तो मतलब असली समृद्धि की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि स्पष्टता से होती है। ये समझने से होती है कि व्यक्तिगत तौर पर हमारे लिए समृद्धि महसूस कैसे होती है। शायद ये पूछने के बजाय कि कितना पैसा काफी है, असली सवाल ये होना चाहिए कि वो कौन सी 5 सबसे गहरी भावनाएं या अनुभव है जो मेरे लिए एक वाकई अमीर जिंदगी बनाते हैं। और ये भी सोचने वाली बात है कि क्या जीवन के इन सभी पहलुओं, समय, ऊर्जा, भावनाएं, रिश्ते, प्रभाव, क्या इन सब में एक साथ सच्ची समृद्धि हासिल करना मुमकिन है, या हमें हमेशा कुछ न कुछ समझौते करने ही पड़ते हैं? इस पर सोचना चाहिए। मार्क आइसेंसन का एक कथन है जो मुझे लगता है बहुत सही है। आप उसमें सुधार नहीं कर सकते जिसे आप ट्रैक नहीं करते। ये सिर्फ कहावत नहीं है ना? ये तो हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़ा है। बिल्कुल। आज हम इसी पर बात कर रहे हैं कि कैसे अपने हर रुपए का हिसाब रखना, मतलब लिटरली हर रुपए का, हमारे दिमाग और हमारे बर्ताव को बदल सकता है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ अकाउंटिंग नहीं है, ये तो एक मनोवैज्ञानिक और आप कह सकती है न्यूरोसाइंटिफिक प्रक्रिया है। अच्छा? हाँ, जब हम अपने खर्चों को लिखते हैं, सिर्फ लिखते हैं, तो हम अनजाने में अपने दिमाग को रीवायर करना शुरू कर देते हैं। तो ये काम कैसे करता है? मतलब सिर्फ लिखने भर से इतना बड़ा फर्क कैसे पड़ जाता है? आजकल तो वैसे भी यूपीआई, ईएमआई सब इतना आसान है। हाँ, वही तो। देखिए, खर्च लिखने का जो ये सरल सा काम है ना, ये हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मतलब पीएफसी दिमाग का वो हिस्सा जो योजना बनाता है, फैसले लेता है, हमारा अंदर का मैनेजर कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, उसको एक्टिवेट कर देता है। तो हम सिस्टम 1 यानी बिना सोचे समझे झटपट खर्च करने के बजाय सिस्टम 2 यानी सोच विचार कर निर्णय लेने की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा। और साथ ही ये दिमाग के डर वाले केंद्र अमिगडाला को भी शांत करता है, क्योंकि जब पता होता है पैसा कहाँ जा रहा है तो वो अनिश्चितता कम होती है ना। सही बात है। तो मतलब दिमागी स्तर पर शांति और ज्यादा कंट्रोल महसूस होता है। एग्जैक्टली। शायद इसीलिए मार्क आइसेंसन अपनी किताब इन्वेस्ट इन योरसेल्फ में इस पर इतना जोर देते हैं। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात है इसमें, जब आप किसी वित्तीय लक्ष्य, मान लीजिए कर्ज चुकाना है या बचत करनी है, उसकी तरफ अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं, तो दिमाग का जो इनाम वाला सेंटर है, न्यूक्लियस अकम्बेंस, वो एक्टिव होता है, डोपामाइन रिलीज होता है। अच्छा, मतलब खुशी मिलती है। हाँ, एक तरह की सैटिस्फैक्शन। इससे बचत करने की आदत को मजबूती मिलती है। आप दिमाग को सिखा रहे हैं कि भाई अनुशासन में भी खुशी है। कमाल है। इसी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, दिमाग की बदलने की क्षमता। ये तो वाकई कमाल है। मतलब खर्च लिखना सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, तो दिमाग को ट्रेन करने जैसा हो गया। हाँ। इसका मनोवैज्ञानिक असर क्या होता है रोजमर्रा की जिंदगी में? असर बहुत गहरा होता है। पहला तो ये एक हेल्दी फ्रिक्शन या कहें स्वस्थ रुकावट पैदा करता है। हेल्दी फ्रिक्शन। हाँ, आजकल पेमेंट इतनी आसान है, टैप किया, स्कैन किया, हो गया। हम बिना सोचे खर्च कर देते हैं। सही बात है। लिखना हमें एक पल रुककर सोचने का मौका देता है, उस ऑटो पायलट मोड को तोड़ता है। अच्छा, ये बात तो है। दूसरा, ये चिंता कम करता है। जब पता होता है कि पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो एक कंट्रोल का एहसास बढ़ता है। वो जो अनजाना डर होता है ना पैसों को लेकर, हाँ, कि पता नहीं कहाँ जा रहा है पैसा, वो कम होता है। फाइनेंशियल डिनायल से बाहर आते हैं लोग। आपने पहले अनिका और बेन का उदाहरण दिया था, एक ने ट्रैक किया, दूसरे ने नहीं। हाँ, वो बहुत अच्छा उदाहरण है। अनिका ने 6 महीने तक सब कुछ ट्रैक किया, हर छोटी बड़ी चीज। बेन ने बस याददाश्त और अंदाजे पर भरोसा किया। और नतीजा बिल्कुल अलग था, जमीन आसमान का फर्क। अनिका को अपने खर्च के पैटर्न पता चल गए। उसने देखा कि वो तनाव में ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करती है। ओहो। इस जानकारी से उसने बदलाव किए, कुछ कर्ज चुकाया, बचत शुरू की। वो ज्यादा एम्पावर्ड महसूस कर रही थी। और बेन वो और ज्यादा कर्ज में डूब गया। उसे लगातार चिंता रहती थी,
पैसे की परेशानी उसकी जिंदगी के दूसरे हिस्सों पर भी असर डाल रही थी। वो एक तरह के विशिष्ट साइकिल में फंस गया था, खर्च करना फिर पछताना। ये साफ दिखाता है कि सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है, उसे ट्रैक करने से ही असर व्यवहार बदलता है। बिल्कुल। और ये भी कि हमारा खर्च करने का तरीका वो कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं और शायद हमारे मूल्यों का भी आईना है, खुद को समझना पड़ता है। तो बात सिर्फ पैसों के मैनेजमेंट की नहीं रही, ये तो खुद को बेहतर समझने की हो गई। हाँ। अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेने की। एकदम सही। इसीलिए वो 7 दिन का फाइनेंशियल मिरर अभ्यास सुझाया गया है। अच्छा, वो क्या है? बस 1 हफ्ते के लिए अपने हर खर्च को लिखें और साथ में ये भी कि उस वक्त कैसा महसूस हो रहा था या क्या सोचकर खर्च किया। जज नहीं करना है, बस ऑब्जर्व करना है। एक तरह से अपने पैटर्न को देखना। हाँ बिल्कुल, एक वैज्ञानिक की तरह। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अगर कोई इस हफ्ते अपने खर्चों को इस तरह देखे तो अगले हफ्ते वो कौन सा एक छोटा सा सोच समझकर किया गया बदलाव ला सकता है जो उनके खर्चों को उनके असली लक्ष्यों के, उनके मूल्यों के ज्यादा करीब ले। अक्सर ये लगता है ना कि पैसे बचाने का मतलब है अपनी पसंद की चीजों से समझौता करना। हाँ, ये सोच बहुत आम है। लेकिन कुछ दस्तावेजों में मार्क आइजनसन की किताब इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का जिक्र मिला। हाँ, वो एक बिल्कुल अलग बात कहते हैं। हाँ, उनका नजरिया काफी अलग है। वो कहते हैं कि किफायत मतलब सोच समझकर खर्च करना, ये कोई समझौता नहीं बल्कि ये तो आजादी है। बिल्कुल, इंटेंशन के साथ खर्च करना। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब कैसे खर्च कम करें पर जिंदगी की जो खुशियां हैं वो कम ना हो। हाँ, और इसमें वो स्मार्ट बचत और जिसे कहते हैं कमी वाली सोच या स्कैर्सिटी माइंडसेट, हाँ, उसके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। और हम आइजनसन के विचारों को देखेंगे और वो जो अहमदाबाद वाले आकाश और नेहा का उदाहरण है ना नोट्स में, जी, वो काफी अच्छा उदाहरण है, उससे भी जोड़कर बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक और चीज है वो जॉय बनाम जंक स्पेंडिंग ऑडिट। हाँ, वो भी काफी दिलचस्प तरीका है। उस पर भी आएंगे। पहले ये बताइए, ये स्मार्ट बचत और सिर्फ कंजूसी, जी, इसमें आइजनसन क्या फर्क बताते हैं, क्योंकि वो इसे आजादी का रास्ता कह रहे हैं। हाँ, देखिए, आइजनसन जिस स्मार्ट बचत की बात करते हैं वो रणनीतिक है, मतलब जानबूझकर की जाती है। ये आपको सशक्त बनाती है। अच्छा। इसमें आप सोच समझकर अपने खर्चों को ऑप्टिमाइज करते हैं, जैसे बर्बादी रोकना या फिर पैसे की ज्यादा वैल्यू निकालना, मोल भाव करना या हाँ, मोल भाव करना या कोई चीज खुद बना लेना, DIY जिसे कहते हैं। ये सब करते हुए भी आपकी लाइफ की क्वालिटी बनी रहती है। ये एक एक्टिव अप्रोच है। दूसरी तरफ वो जो कमी वाली सोच है वो डर पर आधारित होती है। एक लगातार चिंता कि पैसे कम है या कम पड़ जाएंगे। हाँ, ये महसूस होता है कई बार। और इससे क्या होता है, तनाव बढ़ता है, एक कमी सी महसूस होती है। आइजनसन कहते हैं कि यही डर हमें कभी कभी बेवजह कंजूस बना देता है या एकदम से फिजूल खर्ची। हाँ बिल्कुल, इस डर से कि अरे मौका छूट ना जाए, अभी खर्च कर लो। समझ गया। तो जो मूल अंतर है वो मानसिकता में है, आपकी भावनात्मक स्थिति में। स्मार्ट बचत आती है कंट्रोल से, आशावाद से, एक प्रचुरता की भावना से कि हाँ मेरे पास है और मैं इसे समझदारी से इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा। जबकि वो कमी वाली सोच वो सिर्फ अभाव पर, सीमाओं पर टिकी होती है और उससे स्ट्रेस बढ़ता है। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है। नोट्स में भी इशारा है कि खर्च करते हुए कैसा महसूस होता है वो भी जरूरी है। ये वैल्यू बेस्ड स्पेंडिंग। सही कहा। वैल्यू बेस्ड स्पेंडिंग का मतलब ही यही है कि आप अपने खर्चों को अपने असली मूल्यों, अपनी प्राथमिकताओं से जोड़ें। जैसे मान लीजिए आपके लिए अनुभव ज्यादा जरूरी है या कुछ नया सीखना या रिश्तों पर ध्यान देना। तो जब पैसा इन चीजों पर खर्च होता है जो वाकई आपके लिए मायने रखती हैं, हाँ, तो एक गहरी संतुष्टि मिलती है। वो चीजें जो बस थोड़ी देर की खुशी दें उनसे ज्यादा। ये बात तो है। और अगर इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें, जैसा आइजनसन भी कहते हैं, इससे आपकी भावनात्मक मजबूती भी बढ़ती है। वो कैसे? देखिए, जब आपको लगता है कि आपके पैसों पर आपका कंट्रोल है, आप आर्थिक रूप से स्थिर हैं, तो एक मानसिक शांति मिलती है ना? हाँ, बिल्कुल। तो स्मार्ट बचत क्या करती है? वो गैर जरूरी खर्चों से पैसा मुक्त करती है, आपका वित्तीय तनाव कम करती है और इससे सीधे तौर पर आपकी वो भावनात्मक मजबूती बढ़ती है, एक आत्मविश्वास आता है। ये भावनात्मक मजबूती वाली बात वाकई दिलचस्प है। तो इसे असल जिंदगी में कैसे उतारें? जैसे वो नोट्स में आकाश और नेहा का उदाहरण था। हाँ, वो अहमदाबाद वाला। हाँ, महीने का करीब 1.8 लाख कमा रहे हैं, लेकिन महंगी कार की EMI नहीं भर रहे। कैब इस्तेमाल कर लेते हैं, इंटरनेट बिल कम करवा लिया, घर का टिफिन ले जाते हैं और इस तरह करीब 35,000 रुपए बचा रहे हैं। और उनकी लाइफस्टाइल पर कोई खास असर नहीं पड़ा। हाँ, वही
तो ये आइजनसन के सिद्धांतों से कैसे जुड़ता है? पाने में ही सही वही किया जिसे आइजनसन जॉय बनाम जंक स्पेंडिंग ऑडिट कहते हैं। अच्छा, वो ऑडिट, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये एक तरीका है अपनी खर्च की आदतों को लेकर जागरूक होने का। करना ये है कि आप 30 दिन तक अपने हर खर्च को ट्रैक करें। छोटा हो या बड़ा, सब कुछ लिखें? हर एक खर्च। चाय भी? हाँ बिल्कुल, हर एक चीज। फिर महीने के आखिर में हर खर्च को देखें और खुद से पूछें, क्या इस खर्च ने मुझे सच में खुशी दी, या कोई नई ऊर्जा, कुछ सीखने को मिला, या किसी से जुड़ाव महसूस हुआ? अगर हाँ, तो ये है जॉय स्पेंडिंग। ठीक है। और अगर वो खर्च बस आदत में हो गया था, या बिना सोचे समझे कर दिया, या बस थोड़ी देर की संतुष्टि मिली और बाद में शायद पछतावा भी हुआ, तो वो है जंक स्पेंडिंग। जैसे आकाश और नेहा के केस में शायद महंगी कार की EMI उन्हें जंक लगती, ऐसी चीज जो उनके असली मूल्यों, शायद सुविधा या बचत से नहीं जुड़ती। और कैब और घर का खाना? जॉय हो सकता है, कैब से सुविधा मिली, घर के खाने से सेहत और पैसे भी बचे, तो ये उनके लिए ज्यादा वैल्यू वाला खर्च हुआ। तो ये ऑडिट कर लिया, मान लीजिए पता चल गया क्या जंक है, फिर? नोट्स में वो सब्सक्रिप्शन रिव्यू और आवेग में खरीदारी रोकने की बात थी। हाँ, वो इसी ऑडिट के बाद के कदम हो सकते हैं। जैसे आपने ऑडिट किया और देखा कि अरे, मैं तो 3 स्ट्रीमिंग सर्विस के पैसे दे रहा हूं पर देखता सिर्फ एक हूं। हाँ, होता है ऐसा। तो बाकी 2 जंक हो गए। तो आप उनकी समीक्षा करेंगे, क्या वाकई जरूरत है, क्या बारी बारी से ले सकते हैं? ये जंक कम करने का तरीका हुआ। और वो जो आवेग में खरीदारी रोकने के लिए 30 दिन रुकने वाला नियम है, वो भी इसी जंक को पहचानने और उससे बचने में मदद करता है। कई बार हम बोरियत में या स्ट्रेस में या बस ऐड देखकर कुछ खरीद लेते हैं, जैसे कोई गैजेट या बिना भूख के खाना ऑर्डर करना। हाँ, 30 दिन रुकने से वो आवेग ठंडा पड़ जाता है और आप सोच पाते हैं कि क्या मुझे इसकी वाकई जरूरत है? क्या ये मेरे लिए जॉय लाएगा या सिर्फ जंक बनकर रह जाएगा? तो मकसद खुद को शर्मिंदा करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। मकसद है जागरूक होना, अपने पैटर्न समझना, आप कब और क्यों जंक पर खर्च करते हैं, ताकि आप बेहतर विकल्प चुन सकें। आइजनसन का पूरा जोर इसी जागरूकता और सोच समझकर चुनाव करने पर है। ये सब कुछ सोच समझकर चुनाव करने के बारे में है, अपने खर्च को उन चीजों से मिलाने के बारे में जो आपके लिए वाकई मायने रखती हैं, और उन चीजों के लिए जगह बनाने के बारे में जो सच में खुशी देती हैं। ये सशक्तिकरण है, अभाव नहीं। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं जो इन सब बातों से निकल कर आता है। इस हफ्ते ऐसा कौन सा छोटा सा जंक खर्च हो सकता है जिसका आप ऑडिट करें? दिलचस्प सवाल है। खुद को किसी चीज से वंचित करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या वो पैसा किसी ऐसी चीज की तरफ मोड़ा जा सकता है जो ज्यादा जॉय दे। कैसे अपने खर्च को अपने मूल्यों के साथ बेहतर तरीके से जोड़ा जाए, इस पे सोचते रहिएगा। अच्छा, तो ये जो असली दौलत की बात होती है, क्या ये सिर्फ बैंक में रखे पैसे हैं या कुछ और भी है? मेरे ख्याल से ये उससे कहीं ज्यादा है। जैसे मार्क आइजनसन अपनी किताब इन्वेस्ट इन योरसेल्फ में कहते हैं ना, हाँ, कि सच्ची अमीरी का ताल्लुक हमारे मूल्यों से है, हमारी अंदरूनी प्रेरणा से, लाइफ के मकसद से है। मतलब सिर्फ कमाना काफी नहीं है, अपने काम को खुद से जोड़ना, अपनी पहचान से। बिल्कुल। और यहीं से वो आइडिया आता है उद्देश्यपूर्ण आय का, पर्पस लिंक्ड इनकम। अच्छा, पर्पस लिंक्ड इनकम। हाँ, यानी ऐसी कमाएं जो आपकी दिलचस्पी, आपके उसूलों से जुड़ी हो, जब काम सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक मकसद पूरा करने का जरिया बन जाए। ये एक तरह से खुद में निवेश है। तो आज इसी पर बात करते हैं कि कैसे ये मकसद से जुड़ी कमाई हमें ज्यादा मजबूत और शायद ज्यादा खुशहाल बनाती है। हाँ, और कैसे ये एक असल समृद्ध जीवन की तरफ ले जा सकती है जो सिर्फ पैसों से नहीं तोला जाता। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इस उद्देश्य से जुड़ने का फायदा क्या है? मतलब क्या बदलता है? सबसे बड़ा फायदा है लचीलापन, रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब मुश्किलों से लड़ने की ताकत। हाँ, और उनसे उभरने की भी। देखिए, जब काम का कोई मतलब होता है तो वो एक अंदरूनी ताकत देता है। मुश्किलें आएंगी, असफलताएं भी मिलेंगी, जाहिर है, पर वो जो मकसद है ना, वो आपको टिके रहने की वजह देता है। ये सिर्फ जरूरत नहीं रहती, एक जज्बा बन जाता है। हाँ, ये बात सही है। फिर आप चुनौतियों को अलग नजरिए से देखते हैं, शायद सीखने के मौकों की तरह। बिल्कुल। और दूसरी अहम बात है बर्नआउट। हाँ, बर्नआउट, ये तो आजकल बहुत सुनने में आता है। जुनून वाले काम में भी लोग थक जाते हैं। हाँ, लेकिन उद्देश्य यहाँ भी मदद करता है। फर्क है एनर्जी के सोर्स का। बिना मकसद का काम ना, वो खाली लगता है,
थका देता है, लेकिन उद्देश्य से जुड़ा काम, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वो एक अलग तरह की संतुष्टि देता है, ऊर्जा देता है, क्योंकि आपको लगता है आप कुछ बड़ा कर रहे हो, कुछ सार्थक। तो ये एक तरह से इमोशनल थकान से बचाता है। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर वो बात आती है भावनात्मक ROI की, इमोशनल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये क्या है? मतलब पैसों वाले ROI से अलग? हाँ, ये वो मानसिक और जज्बाती फायदा है जो हमें अपने काम से मिलता है, पैसों से हटकर। ओके। जैसे काम से मिलने वाली संतुष्टि, ये एहसास कि हाँ मेरा काम मायने रखता है, फिर बेहतर मानसिक सेहत, क्योंकि आप किसी बड़े लक्ष्य का हिस्सा महसूस करते हैं। आपकी पहचान मजबूत होती है क्योंकि आपका काम आपके मूल्यों से जुड़ा है। और वो खुशी जो दूसरों पर अच्छा असर डालने से मिलती है, वो तो खैर हाँ, वो अलग ही होती है। ये वो दौलत है जो शायद बैंक स्टेटमेंट में नहीं दिखती। सही कहा। कोई उदाहरण है इसका? जैसे कोई असल जिंदगी की मिसाल? हाँ, सोचिए, मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी में है, साल के 18 लाख रुपए कमा रहा है, अच्छी रकम है। हाँ, काफी अच्छी। पर काम से कोई जुड़ाव महसूस नहीं होता, बस एक नौकरी है। दूसरी तरफ कोई शायद कोच है या कोई आर्टिस्ट जो साल के 9 लाख रुपए कमा रहा है। आधा। हाँ, आधा। लेकिन उसे अपने काम से गहरा लगाव है, उसे लगता है वो लोगों की जिंदगी में कुछ पॉजिटिव बदलाव ला रही है। तो आइजन रीसन्स के हिसाब से कोच ज्यादा अमीर हुआ पैसे कम होने के बावजूद? हाँ, शायद, क्योंकि उसका भावनात्मक ROI बहुत ऊंचा है। उसे रोज काम पर जाने की एक मजबूत वजह मिलती है, संतुष्टि मिलती है, जिंदगी ज्यादा भरी पूरी लगती है। हाँ, ये जयपुर वाले अंकित की कहानी जैसा है। 22 लाख रुपए की बैंक की नौकरी छोड़ी। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। और आयुर्वेद ब्रांड्स के लिए डिजिटल डिजाइन स्टूडियो शुरू किया। अब 12 लाख कमाते हैं, पर घर से अपने पैशन पर काम करके, और कहते हैं 10 गुना ज्यादा अमीर महसूस करते हैं। वही बात है, ज्यादा जुड़ाव, ज्यादा समृद्ध जीवन। तो सवाल ये उठता है कि कोई अपना ये रास्ता कैसे ढूंढे, ये उद्देश्य और आय का संगम। हाँ, ये $1 मिलियन सवाल है। वैसे एक जापानी कॉन्सेप्ट है इकिगाई। इकिगाई, हाँ सुना है इसके बारे में। ये 4 चीजों के मेल पर फोकस करता है। आपको क्या पसंद है, आप किस में अच्छे हैं, दुनिया को किस चीज की जरूरत है, और किस चीज के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क है, लेकिन इसे प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करें? इसके लिए एक टूल है जिसे उद्देश्य आय क्रॉसओवर ग्रिड कह सकते हैं, पर्पस इनकम क्रॉसओवर ग्रिड। ओके, ये ग्रिड क्या करता है? ये आपकी रुचियों और आपके हुनर को एक तरह से मैप करता है। इसमें अलग अलग जोन होते हैं। जैसे एक होता है स्वीट स्पॉट या उद्देश्य आय क्रॉसओवर जोन। यहाँ आपका हुनर भी टॉप पर है और आपकी रुचि भी गहरी है। ये वो जगह है जहाँ उद्देश्यपूर्ण आय मिलने के चांस सबसे ज्यादा हैं। समझ गया, मतलब जहाँ पैशन और प्रोफिशिएंसी दोनों हाई हैं। बिल्कुल। फिर दूसरे जोन भी होते हैं, जैसे लर्निंग कर्व, जहाँ रुचि तो है पर अभी हुनर उतना नहीं है। या एक खतरनाक जोन है बर्नआउट ट्रैप। बर्नआउट ट्रैप वो क्या है? जहां आप किसी काम में बहुत माहिर तो हैं, शायद अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, पर उसमें आपकी रुचि बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वो काम आपको अंदर से खाली कर रहा है। अरे बाप रे! तो ये ग्रेड हमें ये पहचानने में मदद करता है कि हम कहाँ हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। हाँ, ये आपको अपनी स्थिति समझने और सही दिशा में मेहनत करने में मदद कर सकता है। कहाँ आपको स्किल बढ़ाने की जरूरत है, कहाँ आपको अपनी रुचि फिर से जगानी है, या शायद कहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। तो ये जो पुरानी सोच है कि ज्यादा घंटे काम करो ज्यादा पैसा कमाओ, शायद ये उतनी सही नहीं है। शायद अब फोकस इस पर होना चाहिए कि ज्यादा जुड़ाव बनाओ, ज्यादा समृद्ध जीवन जियो। बिल्कुल, ये एक बहुत अलग नजरिया है काम और पैसे को देखने का। तो इसी सोच के साथ श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर। अगर आज कोई अपने जुनून को किसी ऐसी जरूरत से जोड़ना चाहे जिसके लिए दुनिया पैसे देने को तैयार हो, तो वो पहला सबसे छोटा कदम क्या उठा सकता है? सोचने वाली बात है। या फिर ये कि अगर हम अपने काम को सिर्फ सैलरी के नजरिए से नहीं बल्कि भावनात्मक ROI के चश्मे से देखना शुरू करें, तो हमारे रोजमर्रा के फैसले कैसे बदल सकते हैं? कॉलेज के बाद अक्सर हम देखते हैं, मतलब सीखना जैसे बंद सा हो जाता है ना? हाँ, ये काफी आम है। और एक लेखक हैं मार्क आइजनसन, वो तो कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी वित्तीय त्रासदी है। वित्तीय त्रासदी मतलब पैसे का भारी नुकसान। बिल्कुल। तो आज इसी गहरी बात पर थोड़ी चर्चा करते हैं कि कैसे खुद का ज्ञान और कौशल बढ़ाना ही असल में सबसे बड़ी संपत्ति है। हाँ, और ये सिर्फ एक बार डिग्री लेने जैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये तो एक लगातार चलने वाली आदत की बात है ना? कि कैसे ये सिर्फ किताबी ज्ञान न रहकर असल जिंदगी में कमाई बढ़ाने, करियर में आगे बढ़ने का तरीका बन जाता है। हाँ, बिल्कुल। और इसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ROI, वो सचमुच कमाल का है। इसको खर्च नहीं, निवेश समझना चाहिए। निवेश, हाँ। देखिए, एक उदाहरण देता हूँ। हैदराबाद की देविका 34 साल की HR प्रोफेशनल थी। अच्छा। और करीब 5 साल से उनकी सैलरी 9 लाख रुपए पर अटकी हुई थी। फिर उन्होंने सिर्फ 3 महीने का एक ऑनलाइन कोर्स किया। सिर्फ 3 महीने? किस चीज पर? नेगोशिएशन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पर, मतलब बातचीत और मसले सुलझाने के कौशल पर। ओके, फिर उन्होंने सीधे 3 लाख रुपए की वेतन वृद्धि मांगी। 3 लाख? हाँ, और कमाल की बात यह है कि एक ही मीटिंग में मंजूर हो गई। अरे वाह! तो ये दिखाता है कि सही स्किल सीखना सीधे आपकी कमाई पर असर डालता है। जो लोग लगातार सीखते हैं वो अक्सर ज्यादा कमाते हैं, उन्हें प्रमोशन भी जल्दी मिलते हैं। चाहे वो डेटा साइंस हो या एडवांस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या देविका की तरह नेगोशिएशन स्किल्स, ये आपकी कीमत बढ़ाते हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। मतलब सीखना सच में एक तरह का लेवरेज है, एक ताकत है। बिल्कुल। लेकिन क्या सिर्फ एक स्किल काफी है? मैंने स्किल स्टैकिंग के बारे में भी सुना है, ये क्या है? हाँ, और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। स्किल स्टैकिंग का मतलब है अलग अलग तरह के स्किल्स को एक साथ जोड़ना, उनको मिलाना। अच्छा। जैसे फाइनेंस में कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, पैसा पैसे को खींचता है। हाँ, बिल्कुल। वैसे ही अलग अलग स्किल्स मिलकर आपकी कुल वैल्यू को कई गुना बढ़ा देते हैं। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जैसे कोई मार्केटर हो जिसे डेटा एनालिसिस भी आता हो? बिल्कुल। ये सोचिए, एक इंजीनियर जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जबरदस्त हों, वो कितना प्रभावी हो सकता है। हाँ, सही बात है। या मान लीजिए एक ग्राफिक डिजाइनर है, उसे थोड़ी बेसिक कोडिंग भी आती है, तो वो सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि इंटरैक्टिव वेब अनुभव भी बना सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन उसे भीड़ से अलग कर देता है। एग्जैक्टली। हर नया स्किल आपके मौजूदा स्किल्स के असर को कई गुना बढ़ा देता है, आपको ज्यादा उपयोगी, ज्यादा अनोखा बनाता है। लेकिन सिर्फ स्किल सीखना क्या वही काफी है? कई लोग कोर्स तो कर लेते हैं पर शायद उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसमें हमारी सोच, हमारी मानसिकता का भी कोई रोल है? हाँ, बहुत बड़ा रोल है। इसे कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट? हाँ, मतलब ये मानना कि आपकी जो योग्यताएं हैं वो पत्थर की लकीर नहीं है, उन्हें मेहनत से, सीखने से बढ़ाया जा सकता है। अच्छा। ये सोच रखने वाले लोग चुनौतियों को मुश्किल नहीं बल्कि सीखने का एक मौका मानते हैं। और अगर किसी का ऐसा माइंडसेट ना हो तो मतलब इसके विपरीत क्या होता है? वो होता है फिक्स्ड माइंडसेट। ऐसे लोग मानते हैं कि टैलेंट तो बस पैदाइशी होता है, उसे बदला नहीं जा सकता। तो वो अक्सर नई चीजें आजमाने से डरते हैं, आलोचना से घबराते हैं और नतीजा, करियर में एक जगह रुक जाते हैं, जिसे स्टैग्नेशन कहते हैं, ठहराव। बिल्कुल। विकास रुक जाता है, असंतोष बढ़ता है और वो समय के साथ पीछे रह जाते हैं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपनी असफलताओं से भी सीखते हैं और लगातार बेहतर बनते जाते हैं। ये तो हुई सोच की बात। हाँ। पर क्या इसका हमारे दिमाग पर भी कोई असर होता है? मैंने कहीं पढ़ा था कि सीखने से दिमाग भी बदलता है। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ सोच की बात नहीं है, ये विज्ञान है। जब हम कुछ नया सीखते हैं या कोई मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है। डोपामाइन, वो जो खुशी वाला हार्मोन है। हाँ, एक तरह से ये इनाम जैसा महसूस होता है, हमें अच्छा लगता है और ये हमें और सीखने के लिए प्रेरित करता है। अच्छा। और इसी प्रक्रिया को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब हमारा दिमाग लगातार बदलता रहता है, नए कनेक्शंस बनाता है। हर बार जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपका दिमाग सचमुच फिजिकली बदलता है, मजबूत होता है, जैसे कसरत से मांसपेशी बनती है। वाओ! मतलब सीखना एक तरह की दिमागी कसरत है। बिल्कुल सही। तो अगर किसी को ये दिमागी कसरत जारी रखनी है, लगातार सीखते रहना है, तो इसका कोई व्यवस्थित तरीका है? रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे शामिल करें? हाँ, एक तरीका हो सकता है जिसे हम ग्रोथ स्प्रिंट कह सकते हैं। ग्रोथ स्प्रिंट? ये क्या है? मतलब एक निश्चित समय तय करें, मान लीजिए 90 दिन, 3 महीने, और उस दौरान सिर्फ एक नया स्किल डेवलप करने पर पूरा फोकस लगाएं। सिर्फ एक स्किल? हाँ, लेकिन वो स्किल ऐसा हो जो सिर्फ रिज्यूमे पर अच्छा न दिखे, बल्कि सीधे सीधे आपकी कमाई या आपके प्रभाव को बढ़ाए। अच्छा, जैसे शायद कॉपीराइटिंग सीखना या एसईओ की बेसिक बातें समझना, या हो सकता है एक्सेल में मास्टरी हासिल करना, ताकि आप डेटा को बेहतर तरीके से पेश कर सकें। 90 दिन, एक स्किल और सीधा असर,
ये तो सुनने में काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। हाँ, और इसे आप टुकड़ों में भी बांट सकते हैं। पहले महीने में बेसिक सीखें, दूसरे में उसे अप्लाई करें, तीसरे में उसे और बेहतर बनाएं। इससे फोकस बना रहता है। तो ये सारी बातें ROI, स्किल स्टैकिंग, ग्रोथ माइंडसेट, न्यूरोप्लास्टिसिटी, ग्रोथ स्प्रिंट, इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? ये सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने या प्रमोशन पाने के बारे में तो नहीं है शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये है लगातार खुद को विकसित करने के बारे में, बदलते समय के साथ प्रासंगिक बने रहने के बारे में और अपने काम में गहरा अर्थ खोजने के बारे में। ये ठहराव से बचने और लगातार आगे बढ़ते रहने का एक तरीका है। खुद में निवेश करने का शायद सबसे पक्का तरीका। खुद में निवेश, ये सोचने वाली बात है। तो एक सवाल मन में आता है, अगर अगले 90 दिनों में सिर्फ एक स्किल चुनना हो, रिज्यूमे के लिए नहीं बल्कि सीधे रेवेन्यू या प्रभाव डालने के लिए, तो वो स्किल क्या हो सकता है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। असली दौलत मतलब क्या है ये? सिर्फ बैंक में पड़ी रकम? मार्क आइसेंसन की एक किताब है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, वो एक बिल्कुल अलग बात कहती है कि सच्ची अमीरी ना वो जोड़ने में नहीं बल्कि देने में है, योगदान करने में। आज हम इसी सोच को थोड़ा और समझेंगे कि कैसे देना, शुक्रगुजार होना और विनम्र रहना ये हमारी अंदरूनी दौलत को बढ़ाते हैं। हाँ, और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, साइंस भी इसे सपोर्ट करता है। जब हम कुछ देते हैं, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, हमारे दिमाग का वो इनाम वाला हिस्सा, वो रिवॉर्ड सेंटर, वो एक्टिव हो जाता है। अच्छा, रिवॉर्ड सेंटर? हाँ, इसे हेल्पर्स हाई भी कहते हैं। जैसे डोपामाइन है, ऑक्सीटोसिन जिसे वो बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं ना, और एंडोर्फिन जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं। अरे वाह, तो ये सिर्फ एक अच्छी फीलिंग नहीं है, मतलब हमारे शरीर के अंदर बाकायदा कुछ हो रहा है। एक तरह का बायोलॉजिकल बेसिस है इसका, खुशी का, जुड़ाव का। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये सिर्फ कुछ पल की खुशी नहीं है। रिसर्च तो ये भी बताती है कि जो लोग नियमित रूप से देते हैं, उनमें स्ट्रेस लेवल कम होता है, ब्लड प्रेशर बेहतर रहता है और यहाँ तक कि उनकी उम्र भी लंबी हो सकती है। कमाल, सेहत पर भी असर। हाँ, और ये हमें सामाजिक तौर पे भी जोड़ता है। देना जो है ना, वो भरोसा बनाता है, एक कम्युनिटी वाली फीलिंग को मजबूत करता है, अकेलेपन से लड़ने में भी मदद मिलती है और ये हमें एक गहरी वाली संतुष्टि की तरफ ले जाता है, जिसको ग्रीक फिलोसोफर्स यूडिमोनिया कहते थे। यूडिमोनिया मतलब एक उद्देश्य से भरी, एक सार्थक जिंदगी जीने से जो खुशी मिलती है ना, वो वाली खुशी। तो ये सिर्फ अच्छा महसूस करने से कहीं ज्यादा गहरा है, एक ज्यादा मतलब वाली जिंदगी जीने जैसा। अच्छा, और क्या ये सच है कि शुक्रगुजार होने का मतलब ग्रैटिट्यूड का और देने का भी कोई कनेक्शन है? हाँ, बिल्कुल। यहाँ एक बहुत दिलचस्प साइकिल काम करता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज के लिए शुक्रगुजार महसूस करते हैं, तो हमारे अंदर दूसरों को देने की इच्छा जागती है और जब हम देते हैं तो बदले में हम अपने पास जो कुछ है उसके लिए और ज्यादा शुक्रगुजार महसूस करते हैं। ये एक पॉजिटिव सिलसिला है जो चलता रहता है। हाँ, ये बात तो है, एक पॉजिटिव लूप बन जाता है। एग्जैक्टली। और इन सब के पीछे जड़ में है विनम्रता, ह्यूमिलिटी, ये समझना कि हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक बड़े ताने बाने का हिस्सा हैं। ये विनम्रता वाली बात सोचने वाली है। शायद इसीलिए कई कल्चर्स में, जैसे अपने यहाँ दान की परंपरा है, उसे सिर्फ चैरिटी की तरह नहीं देखा जाता। सही कहा। दुनिया भर की संस्कृतियों में आप देखें तो देने का जो काम है ना, वो पैसे को, दौलत को जमीन से जोड़े रखने वाली ताकत जैसा है। ये नजरिए को सिर्फ इकट्ठा करने से हटाकर बांटने की तरफ ले जाता है। ये विनम्रता सिखाता है, ईगो को कम करता है और हमें याद दिलाता है कि हमारी असली दौलत हमारे रिश्तों में है, समाज में हमारे योगदान में है। जब हम देते हैं तो हम सिर्फ पैसा या सामान नहीं दे रहे होते हैं, हम कनेक्शन बना रहे होते हैं, जिंदगी को एक मकसद दे रहे होते हैं। सही बात है। ये दौलत को सिर्फ बैंक के नंबरों से कहीं ज्यादा बना देता है, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए? अक्सर लगता है कि भाई देने के लिए पहले बहुत कुछ होना चाहिए। हाँ, ये सवाल अक्सर आता है और यहीं पर वो गिव बैक फ्रेमवर्क काम आता है। ये बड़े बड़े दान पुण्य के बजाय ना, छोटे, रेगुलर और अक्सर अदृश्य, मतलब जो दिखते नहीं, उन योगदानों पर जोर देता है। अदृश्य योगदान जैसे? हाँ, सोचिए, जैसे हर हफ्ते जानबूझकर 5 एरियाज में कुछ देने के बारे में। पहला है समय। मान लीजिए किसी सहकर्मी की चुपचाप 15 मिनट ज्यादा मदद कर दी, बिना जताए। दूसरा स्किल, अपनी कोई एक्सपर्टीज है, कोई टेम्पलेट या शॉर्टकट बना रखा है, उसे गुमनाम तरीके से टीम के साथ शेयर कर दिया। तीसरा पैसा, किसी सर्विस देने वाले को, वेटर को या डिलीवरी वाले को उम्मीद से थोड़ी ज्यादा टिप दे दी, बिना ये दिखाए कि आपने कुछ एक्स्ट्रा किया है।
छोटे छोटे काम। हाँ। चौथा, दयालुता। किसी अजनबी के लिए दरवाजा खुला रोक लिया या किसी को देखकर बस मुस्कुरा दिए। बहुत छोटी चीजें पर असर करती है। और पांचवा, सुनना। किसी की बात को बिना टोके पूरी अटेंशन से सुनना, सच में समझने के लिए सुनना, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं। वाह, इन कामों की खूबी शायद इनके अदृश्य होने में ही है, जैसा आपने कहा। मतलब बिना किसी क्रेडिट या पहचान की उम्मीद के देना। ये सुनने में बहुत छोटे लगते हैं, पर शायद यही वो इन्वेस्टमेंट है जिसका जिक्र आइजनसन कर रहे हैं। इससे वो ईगो वाली बात भी नहीं आती होगी और एक सच्ची अंदरूनी खुशी मिलती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सच्ची दौलत शायद वो बाहरी चमक दमक या बैंक बैलेंस में है ही नहीं। वो शायद इन छोटे लगातार किए जाने वाले योगदानों में छिपी है। ये हमें शुक्रगुजार बनाते हैं, विनम्र रखते हैं और एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस कराते हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम बिना किसी पहचान की चाह के चुपचाप देते हैं, तो क्या हम अनजाने में अपनी सबसे गहरी मानवीय जरूरत, मतलब जुड़ाव और उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहे होते। और ये जो अदृश्य काम है, ये हमारे अपने कैरेक्टर को, हमारी अपनी अंदरूनी दौलत को कैसे तराशते हैं, ये शायद सोचने वाली बात है।